जय हिंद, वंदे मातरम। तो हम लोग अब क्लास 11 के हिस्ट्री का क्वेश्चन देखेंगे जो कभी अर्धवार्षिक परीक्षा में आया हुआ था। पहला प्रश्न है कि कार्बन 14 पद्धति किसकी आयु का अनुमान लगाया जाता है। तो इसका आंसर होगा जीवाश्म की आयु का अनुमान कार्बन 14 पद्धति से लगाया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन आधुनिक मानव है। तो होमोसेपियंस आधुनिक मानव है। होमोसेपियंस 1859 में प्रकाशित ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन थे। इस पुस्तक के लेखक डार्विन है। यह पुस्तक जो है 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के माध्यम से जो पुस्तक के लेखक है डार्विन प्राकृतिक चयन के माध्यम से प्रजातियों के विकास के बारे में वर्णन किए हैं। चौथा प्रश्न है, मेसोपोटामिया के किस भाग में सुमेरिया स्थित था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, दक्षिणी भाग में सुमेरिया स्थित था। दक्षिणी भाग में सुमेरिया स्थित था। निम्नलिखित में कौन मेसोपोटामिया की प्राचीनतम लिपि थी। तो मेसोपोटामिया की प्राचीनतम लिपि कीलाक्षर थी। कीलाक्षर यह जो लिपि थी कीलाक्षर लिपि सुमेरियन द्वारा 3200 ईसा पूर्व में इस लिपि को बनाया गया था। सुमेरियन के द्वारा 3200 ईसा पूर्व में ये जो कीलाक्षर लिपि थी जो मिट्टी की पट्टियों पर नोकदार शैली से बनाया जाता था। मिट्टी की पट्टियों पर। अगला प्रश्न है, हम्मुराबी कहाँ का शासक था। तो हम्मुराबी जो था वह बेबीलोनिया का शासक था। हम्मुराबी बेबीलोन के प्रथम राजवंश का छठा और सबसे प्रसिद्ध यह शासक था हम्मुराबी। और इसका कार्यकाल था शासन का 1792 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो यह मेसोपोटामिया जो शब्द है इसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा से हुई है। और इस शब्द का अर्थ होता है नदियों के बीच का भूमि। नदियों के बीच का भूमि, जैसे कि हमारे यहाँ भारत में दो नदियों के बीच के भूमि को दोआब क्षेत्र कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर जो यूनानी भाषा में दो नदियों के बीच के भूमि के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता था। और ये जो मेसोपोटामिया था टिग्रिस और फरात नदियों के बीच का क्षेत्र था जो वर्तमान इराक में स्थित है। झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। तो झूलते बाग जो है बेबीलोनियन सभ्यता की देन है। और यह जो था यह नबूकदनेस्सर द्वितीय के द्वारा 600 बीसी में बनाया गया था। नबूकदनेस्सर द्वितीय के द्वारा 600 बीसी में बनाया गया था। मेसोपोटामिया के प्रमुख उपज कौन सी थी। तो मेसोपोटामिया में गेहूं और जौ ये और इसके अलावा मटर की भी उपज होती थी। इसलिए इसका आंसर जो होगा इनमें से सभी होगा। अल्टामीरा के गुफा चित्र कहाँ स्थित है। अल्टामीरा के गुफा चित्र जो है वह स्पेन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 3000 ईसा पूर्व में निर्मित वारका शीर्ष किस नगर में मिला है। तो यह वारका शीर्ष जो है उरुक में मिला है। और यह वारका जो शीर्ष है यह लेडी ऑफ उरुक के भी नाम से जाना जाता है। गिलगमेश महाकाव्य को कितनी पट्टिकाओं पर लिखा गया था। इसको 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था गिलगमेश महाकाव्य को। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 13, किस शासक ने अपने राजधानी निनावे में पुस्तकालय की स्थापना की थी। निनावे में पुस्तकालय की स्थापना किस शासक ने की थी। तो उस शासक का नाम है अशुरबनिपाल। अशुरबनिपाल ने अपने राजधानी निनावे में पुस्तकालय की स्थापना की थी। सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था। तो सिकंदर जो था
बेबीलोन को 331 ईसा पूर्व में जीता था। और सिकंदर का दूसरा नाम एलेक्जेंडर भी है। बेबीलोन को जो जीता था वो गोगा मौला के युद्ध में जीता था। असीरियाई साम्राज्य के पतन का कारण क्या था? असीरियाई समाज के पतन का जो मेन कारण था वह बाह्य आक्रमण था, क्योंकि उस समय बाहरी आक्रमण उस समय बहुत होने लगे थे। किस राजवंश ने कन्फ्यूशियस मत को राजधर्म घोषित किया था? हान राजवंश ने कन्फ्यूशियस मत को राजधर्म घोषित किया था। चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासक ने किया था? चीन के महान दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो कि चीन को चारों तरफ से एक दीवार के माध्यम से बाउंड्री किया गया था, तो इसका जो शासक था बनवाने वाला, उसका नाम था किन शी हुआंग। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रचलन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था? तो प्रतियोगिता परीक्षा का प्रचलन सबसे पहले चीन में शुरू हुआ था। रेशम का प्रचलन सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आप जानते ही हैं कि रेशम का प्रचलन सबसे पहले चीन में हुआ था, और यह जो हुआ था नवपाषाण काल में लगभग 4000 BC के आसपास में यह रेशम का प्रचलन चीन में हुआ था। सूचिंग क्या था? तो सूचिंग एक ग्रंथ था। प्राचीन चीनी साहित्य के 5 क्लासिकों में से एक ये सूचिंग है, जो कि ग्रंथ था। पेंथियन क्या था? पेंथियन, तो पेंथियन प्रश्न संख्या 21 पूछ रहा है कि पेंथियन क्या था? तो पेंथियन जो था एक मंदिर था रोम इटली में स्थित एक पूर्व रोमन मंदिर, जो अगस्टस के शासनकाल के द्वारा मार्कस एग्रिपा के द्वारा बनाया गया था। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इतिहास का जनक जो है वह हेरोडोटस को कहा जाता है। उन्हें यह उपाधि प्रसिद्ध रोमन वक्ता सिसरो ने दिया था। प्लेटो कौन थे? प्लेटो एक दार्शनिक थे और यूनान के रहने वाले थे, यूनानी दार्शनिक थे। दी रिपब्लिक किसने लिखा है? दी रिपब्लिक प्लेटो के द्वारा लिखा गया है। पेलोपोनेशिया का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो यह युद्ध हुआ था एथेंस और स्पार्टा के बीच में, एथेंस और स्पार्टा। अगला प्रश्न है कि अरस्तु का जन्म कब हुआ था? तो अरस्तु का जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में। अरस्तु का जन्म हुआ था 384 ईसा पूर्व में। प्यूनिक युद्ध किन के बीच हुआ था? प्यूनिक युद्ध जो हुआ था कार्थेज और रोम के बीच में हुआ था। कार्थेज और रोम के बीच में हुआ था, और यह 3 युद्धों में से एक युद्ध था। और ये जो तीनों युद्ध थे 264 से लेकर 146 ईसा पूर्व के बीच हुए थे। ग्लेडिएटर कौन थे? ग्लेडिएटर एक दास पहलवान थे, दास पहलवान। रोम नगर की स्थापना किसने किया था? रोम नगर की स्थापना रोम्यूलस और रेमुस के द्वारा किया गया था। ये दोनों जुड़वा भाई थे, रेम्यूलस और रेमुस। इनके द्वारा रोम नगर की स्थापना किया गया। इटली का शहर है रोम। रोमन साम्राज्य में फसलों का रक्षा करने वाले देवता कौन थे? तो रोमन साम्राज्य में जो फसलों की रक्षा करने वाले देवता का नाम था सेरेस। सेरेस खास करके ये फसलों की रक्षा करने वाली देवी के रूप में इनको माना जाता था, जो कि फसल का खेती का बारे में ये इनसे माना जाता था कि ये फसल की रक्षा करती हैं। जुलाई का महीना किस शासक के नाम पर रखा गया था? तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऑप्शन में दिया जूलियस सीजर। तो जुलाई जो हम लोग महीना, जो 7वां महीना जुलाई है, यह जूलियस सीजर के नाम पर रखा गया था। और यह 444 BC में रोमन सीनेट के द्वारा जुलाई का महीना का नाम चेंज किया गया था जूलियस सीजर के नाम पर। रोम का प्रथम सम्राट कौन था? तो रोम का प्रथम सम्राट अगस्टस को माना जाता है, और इसका मूल नाम ऑक्टेवियन है। तानाशाह के रूप में जूलियस सीजर जो था, यह जूलियस सीजर ये तानाशाह के रूप में शासन तो किया था, लेकिन कभी भी सम्राट नहीं बन पाया था, इसीलिए इसे
रोम का प्रथम सम्राट नहीं कहा जाता है। ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म किसने बनाया था? ईसाई धर्म को रोम का राज्य धर्म बनाया था कॉन्स्टेंटाइन ने। क्लियोपेट्रा किस देश की राजकुमारी थी? क्लियोपेट्रा जो थी वह मिस्र की राजकुमारी थी, क्लियोपेट्रा। कन्फ्यूशियस किस देश का निवासी था? कन्फ्यूशियस चीन का निवासी था, चीन का निवासी था। वह कौन सा प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था? तो वो साम्राज्य था रोम का साम्राज्य। और रोम का साम्राज्य जो था वह यूरोप, एशिया और अफ्रीका तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ था। एम्फोरा क्या है? एम्फोरा कंटेनर या मटका को कहा जाता है। जो यह एक कंटेनर या मटका था जिसका प्रयोग शराब या जैतून के तेल जैसे तरल पदार्थों को संग्रहित करने के लिए किया जाता था। पहाड़ियों की चोटियों पर बसे गांवों को क्या कहा जाता था? तो इसको कैस्टेला कहा जाता था, कैस्टेला। रोमन साम्राज्य का मुख्य भाषा क्या थी? तो रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा लैटिन थी, लैटिन। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोम नगर जो है वह टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है, टाइबर नदी। मंगोलों के प्रिय पशु कौन था? तो इनका प्रिय पशु घोड़ा था। मंगोलों का प्रिय पशु कौन था? तो घोड़ा था। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मंगोल साम्राज्य का संस्थापक चंगेज खान था। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक चंगेज खान को माना जाता है। यह एक शार्लमेन का संबंध कहाँ से था? तो शार्लमेन का संबंध फ्रांस से था। ये फ्रेंक्स के राजा थे। ये फ्रेंक्स के राजा थे। सामंतों का संबंध किस वर्ग से था? तो सामंतों का जो संबंध था वह दूसरे वर्ग से संबंधित था। उस टाइम में यूरोपीय सामंतवाद में समाज को 3 वर्गों में विभाजित किया गया था। वो 3 वर्ग कौन कौन था? तो प्रथम वर्ग था पादरी का। प्रथम वर्ग पादरी का था जो चर्च के लोग को कहा जाता था। और ये दूसरा वर्ग जो कि प्रश्न में दिया गया है, ये दूसरा वर्ग अभिजात वर्ग या सामंत का होता था, जो जिसके अंतर्गत लॉर्ड्स और नाइट आते थे। और तीसरा वर्ग जो था वह आम लोगों के लिए था, जिसमें किसान, व्यापारी और कारीगर आदि शामिल होते थे। इस तरह से सामंतों का इस तरह से यूरोपीय सामंतवाद में समाज 3 वर्गों में विभक्त था। प्रथम वर्ग पादरी, दूसरा वर्ग सामंत और तीसरा वर्ग आम लोग। 529 ईस्वी में सेंट बेनेडिक्ट मठ कहाँ स्थापित किया गया था? यह इटली में स्थापित किया गया था और यह इटली के मोंटे कैसिनो में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सेलिसबरी कैथेड्रल कहाँ स्थित है। सेलिसबरी कैथेड्रल इंग्लैंड में स्थित है और यहाँ के इंग्लैंड के सेलिसनिर शहर में स्थित है। यह सेलिसबरी जो कैथेड्रल था यह प्रारंभिक अंग्रेजी गॉथिक वास्तुकला का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। फ्यूड का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो फ्यूड का शाब्दिक अर्थ भूमि का टुकड़ा होता है, भूमि का टुकड़ा। सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? सामंती व्यवस्था का मुख्य आधार था भूमि। इसका मुख्य आधार क्या था? भूमि, जिसमें सामंत सैन्य और अन्य सेवाओं के बदले जागीरदारों को भूमि जागीर प्रदान करते थे। फ्रेंड्स और हमारे प्रिय स्टूडेंट, अगर इसमें कहीं भी आपको कुछ त्रुटि नज़र आया था तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि इसमें क्या और कमी रह गई है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगला प्रश्न है, 1086 ईस्वी में इंग्लैंड के किस राजा ने समस्त भूमि की नाप करवाई थी? तो उस राजा का नाम था विलियम प्रथम। और इसका जो परिणाम था यह डोम्सडे बुक में दर्ज किया गया है। डोम्सडे बुक में दर्ज किया गया है। द कैटरबरी टेल्स किसने लिखा है? तो इस साहित्य के लेखक का नाम है जेफरी आर्चर। इस साहित्यकार का नाम है जेफरी चासर।
और इस जेफरी चासर को अंग्रेजी साहित्य का जनक कहा जाता है, जिन्होंने 14वीं शताब्दी के अंत में द कैटरबरी टेल्स नामक रचना की थी। चर्च द्वारा कृषकों से उपज का कितना भाग टीथ यानी कर के रूप में लिया जाता था? तो 1/10 जो भाग था वो कर के रूप में लिया जाता था। 1/10 का मतलब 10वां हिस्सा यानी कि 10%। और यह मध्यकाल का बात है। डून दी माइंस किस देश की कविता है? तो डून दी माइंस, तो लास्ट में ऐसे, तो फ्रांस में भी ऐसे। डून दी माइंस फ्रांस देश की कविता है। 100 वर्षीय युद्ध किनके बीच हुआ था? 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, जो 14वीं और 15वीं शताब्दी के बीच रुक रुक कर हुआ था और लगभग 100 वर्षों तक चला था, इसीलिए इसको 100 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। हेनरी 7 किस देश के शासक थे? हेनरी 7 इंग्लैंड देश के शासक थे। गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई थी? तो गुलाबों की लड़ाइयाँ इंग्लैंड में हुई थी। 100 वर्षीय युद्ध के बाद अंग्रेज रईसों का असंतोष हो गया और उन्हें कारण एक गृह युद्ध छिड़ गया, उसी को गुलाबों की लड़ाइयाँ कहा जाता है। पोप लियो तृतीय ने किसे पवित्र रोमन सम्राट बनाया? शार्लमैन को इन्होंने पवित्र रोमन सम्राट बनाया। 800 ईस्वी में ये क्रिसमस के दिन, आज ही के दिन इसको बनाया गया था। रोमन चर्च का प्रधान कौन था? तो रोमन चर्च का प्रधान को पोप कहा जाता था, पोप। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो डिवाइन कॉमेडी के लेखक दांते हैं, जो कि इटली के थे। 1308 से लेकर 1320 के बीच लिखी गई यह महाकाव्य कविता डिवाइन कॉमेडी है, जिसके लेखक दांते हैं। द सॉन्ग ऑफ रोला में किसके प्रति वफादारी पर बल दिया गया है? तो द सॉन्ग ऑफ रोला में स्वामी के प्रति यानी मालिक के प्रति वफादारी पर बल दिया गया है। सॉन्ग ऑफ रोला ये रोलैंड का गीत है। पियर्स प्लाउमैन किसकी रचना है? यह एक कथात्मक कविता है जिसके रचनाकार लैंगलैंड है, लैंगलैंड। स्टेटस जनरल किस देश से संबंधित है? मध्यकाल में यह 1789 से तक अस्तित्व में थी। मध्यकाल में 1789 तक यह अस्तित्व में थी। तो स्टेटस जनरल फ्रांस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गोथिक शैली में किसके निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया? तो मेहराब पर, और जो कि नुकीला बनाया जाता था। पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है? तो पुनर्जागरण का अर्थ बौद्धिक जागृति, सांस्कृतिक जागृति, मानवतावाद की स्थापना, यानी कि इसका आंसर इनमें से सभी होगा। पुनर्जागरण का अर्थ होता है फिर से जागना। पुनर्जागरण का आरंभ किस देश में हुआ था? तो पुनर्जागरण का आरंभ, यहाँ से हम लोग देखे थे 63 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर है कि पुनर्जागरण का आरंभ किस देश में? तो इटली में हुआ था। वही औद्योगिक पुनर्जागरण की बात करें तो औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में शुरू हुआ था, लेकिन पुनर्जागरण जो हुआ था इटली में हुआ था। और भारतीय पुनर्जागरण का मेन जो व्यक्ति है, इनको किसको माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। पुनर्जागरण का आरंभ किस देश में हुआ था? तो 14वीं शताब्दी में इटली के शहरों में, खास करके फ्लोरेंस, वेनिस, रोम से पूरे यूरोप में यह फैल गया था। इटली नगरों का विकास का कारण क्या था? तो इटली नगरों का विकास का मेन कारण था व्यापार में वृद्धि, और इटली के नगरों में व्यापार और ज्ञान के प्रमुख केंद्र के रूप में ये वृद्धि हुए थे, इसलिए इटली के नगर जो थे बहुत ही वृद्धि किए। निम्नलिखित में कौन इटली का नगर है? तो ये इनमें से सभी जो है, रोम, फ्लोरेंस और वेनिस, ये सभी इटली के नगर है, इनमें से सभी। ऑटोमन तुर्क ने कस्तूनतुनिया को कब पराजित किया था? तो यह 1453 में, 29 मई 1453 को ऑटोमन तुर्क ने कस्तूनतुनिया को पराजित किया था। इस विजय ने बाइजेंटाइन साम्राज्य का अंत कर दिया, जो लगभग 1500 वर्षों तक चला था। पुनर्जागरण काल में कला और ज्ञान का केंद्र कौन बन गया था? तो कला और ज्ञान का केंद्र नगर बन गए थे। मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है? तो यह एक इतालवी उच्च पुनर्जागरण के कलाकार लियोनार्दो विंची द्वारा बनाई गई एक विश्व प्रसिद्ध तैल चित्र है। तो मोनालिसा किसके चित्रकार की रचना है? लियोनार्दो विंची के द्वारा ये बनाया गया चित्र है, जो कि ये एक प्रमुख चित्र, लियोनार्दो विंची एक प्रमुख
चित्रकार, आविष्कारक और विद्वान थे। यह चित्र वर्तमान में पेरिस के लॉवर संग्रहालय में प्रदर्शित है। पादुआ और बोलोगना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुए थे? तो पादुआ जो विश्वविद्यालय है 1222 में, और जो बोलोगना है 1088 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो 11वीं सदी यानी 1088 ईस्वी में इन विश्वविद्यालयों का स्थापना हुआ था। 1088 यानी 11वीं सदी से लेकर के 13वीं सदी के बीच में इन विश्वविद्यालयों को बनाया गया था, लेकिन इसका सटीक आंसर 11वीं सदी ही होगा। द प्रिंस के लेखक कौन है? तो द प्रिंस के लेखक मैकियावेली है। मैकियावेली 1516 में प्रकाशित यूटोपिया के लेखक कौन थे? यूटोपिया के लेखक टॉमस मोर थे। टॉमस मोर 1517 में 95 थीसेज यानी कि 95, 95 का मतलब क्या? 95। तो 1517 में 95 थीसेज की रचना किसने किया था? इसकी रचना मार्टिन लूथर के द्वारा किया गया था, और ये जर्मन धर्मशास्त्री थे, और इन्होंने 1517 में 95 थीसेज यानी 95 थीसेज की रचना की थी। 95 थीसेज। द प्रिंस ऑफ फॉली के लेखक कौन थे? द प्रिंस ऑफ फॉली के लेखक थे इरास्मस, और यह डचों के द्वारा ये बनाया गया था, और इसका जो द प्रिंस ऑफ फॉली है यह 1519 में लिखा गया था और प्रकाशित 1511 ईस्वी में हुआ था। 1522 में मार्टिन लूथर ने बाइबिल का किस भाषा में अनुवाद किया था? तो जर्मन भाषा में अनुवाद किया था, और ये संपूर्ण जो अनुवाद है 1534 में पूरा हो गया था। 100 कहानियों का संग्रह डेकोमेरन किसकी कृति है? तो डेकोमेरन जो कृति है वो बोकाचियो की कृति है। यह 14वीं शताब्दी के इतालवी विद्वान के द्वारा यह इसका रचना किया गया था। यह कार्य 1347 से 1351 के बीच कसांद्रा 1351 के बीच इटली में फैली काली मौत पर आधारित है, जहां 10 जुआ जिसमें 7 महिला और 3 पुरुष प्लेग से बचने के लिए फ्लोरेंस के ग्रामीण इलाकों में भाग जाते हैं और एक दूसरे को कहानियां सुनाते हैं। 1559 ईस्वी में इंग्लैंड में किस चर्च की स्थापना हुई थी? तो इंग्लैंड मतलब आंग्ल चर्च की स्थापना हुई थी, और किसके स्थान पर? तो कैथोलिक चर्च के स्थान पर आंग्ल चर्च की स्थापना हुई थी। एलिजाबेथ प्रथम के शासन में एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी का मतलब होता है सर्वोच्चता का अधिनियम, और एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, तो एक्ट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब हुआ एक रूपता का अधिनियम, और इसी आधार पर यह पारित किया गया था। पोप ग्रेगरी 8 के द्वारा ग्रेगरियन कैलेंडर का प्रचलन कब किया गया? तो इसका प्रचलन 1582 ईस्वी में किया गया था। एक पोप बुल के माध्यम से पेश किया गया, जिसने जूलियन कैलेंडर में सुधार किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। यद्यपि पहला जो 1608 में नीदरलैंड में हैंस लेपिस्ट्रेस द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन गैलीलियो ब्रह्मांड का अवलोकन करने और उसमें निष्कर्षों को प्रकाशित करने के लिए इसका उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति था। 1673 में अकादमी ऑफ साइंसेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1683 में अकादमी ऑफ साइंसेस की स्थापना पेरिस फ्रांस में हुई थी। तो फ्रांसीसी विज्ञान अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1666 को हुई, पेरिस में हुई थी। लुई 14 के मंत्री जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट द्वारा न कि 1673 में। यह दुनिया की सबसे पुरानी विज्ञान अकादमियों में से एक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये जो सेशन है हमारा समाप्त होता है, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।